Assalamualaikum Usman, are you there? Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Usman, you'll have to turn your video on और मैं बस आप जैसे ही आते हैं अवेलेबल हम उसके बाद लाइव जाते हैं। वीडियो आ रही है आपके पास? या बिल्कुल आ रही है, इट लुक्स गुड। मैं इसको आई एम गोइंग टू पुट इट लाइव। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इनिशियली एंड यू एंड देन उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, आप जवाब देते जाएगा, ठीक है? ठीक है। आई एम पुटिंग इट ऑन लाइव। ठीक है, आई एम पुटिंग अस ऑन लाइव। Yes, so we are live. Um, let's start. And I can see other people as well coming in. मैंने बाकी सारे participants को mute किया हुआ है, so it's going to be just you and me. ठीक। ठीक है. So let's start. Assalamu alaikum everyone. It's Faiza Yusuf here from Asiano Technologies, and today is our scheduled session on the path to becoming a software architect. We are hosting Usman Amir today. He works with me at Asiano Technologies as a software architect, and we have prepared a bunch of questions for him so that he can help with the answers, and so that people who want to take their career in software architecture can learn from his experience. So welcome in, Usman. Thank you so much for giving your time to us. Um, if you would like to introduce yourself, please go ahead. Okay. Basically, I have been working in this field for last 6 or 7 years. As started as a software engineer, and now I am as a software architect, working as a software architect in Asiano Technologies. And basically, this is a very good journey to become a software architect. So uh, let's share my overall path, how to come, how do I come to this position. By the way, so सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्टार्ट किया मेरे को फ्रेश बहुत सारे हर्डल्स आते हैं स्टार्ट से ही हमें लेकिन वही बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब नया नया बंदा मार्केट में आता है प्रोफेशनलिज्म में एक एंटर होता है
एक मार्केट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी हो या बड़ी है, डिपेंड नहीं करता। आप जब फ्रेश होते हो तो फिर आपके लिए हर चीज़ न्यू है, हर चीज़ में आपके लिए लर्निंग है, उसमें आपको मुश्किलात भी आती हैं बहुत सारी। मेरे साथ भी ऐसे ही था, स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल हुई जब स्टार्ट किया सब इंजीनियर ऐसा। देन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पिक की, लाइनअप की। फिर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके लीडरशिप बहुत डिपेंडेंट होती है आपके ऊपर कि लीडरशिप कैसी है आपकी, आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला हुआ है। तो जब मैं गया तो इसी तरह मुझे भी कुछ लीड्स जो हैं बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया हर चीज़ में, जिसमें स्टार्ट में जैसे आप बिल्कुल फ्रेश जाते हो तो आपको यही नहीं पता होता है कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना है, कहाँ आपको फोकस करना है। एक डरा हुआ होता है इंसान, पता नहीं मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा। तो उस तरह आपके लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने भी अपने लीड्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी मेहनत की इस हवाले से। और आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्कुल जूनियर लेवल से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो किया, आगे बढ़े, प्रोजेक्ट्स आए, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर एक वो आपका लीड या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी होता है जो आपको देखा होता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आपको हम लीड या आर्किटेक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक लर्निंग बहुत थी उसमें, ओवरऑल 6-7 साल में बहुत लर्निंग की। फिर हमारी आपको पता है फील्ड ऐसी है कि उसमें ओवरऑल हर चीज़ से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ अवेयर रहना पड़ता है, टूल्स से अवेयर रहना पड़ता है। तो काफ़ी मेहनत की इसके लिए, और स्टेप बाय स्टेप आज 6-7 साल बाद जो है मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की पोजीशन जो है यहाँ पर इस जामों में, यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त लीड्स हैं जो मेरे ऊपर मैनेजर्स हैं जो हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल एक जर्नी रही है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो तो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो ठीक है, लेट मी गेट टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर कोई बिल्कुल फ्रेश इंजीनियर है या कोई स्टूडेंट है और वो देख रहा है, अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं हमें, अगर आप उसको बताना चाहें कुछ लाइंस में कि एक आर्किटेक्ट एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में करता क्या है, क्योंकि आर्किटेक्ट का टाइटल इस किस्म का है कि इट डजंट साउंड वेल विद सॉफ्टवेयर, इट सीम्स लाइक समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिंग बिल्डिंग्स में भी। तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो उसमें आर्किटेक्ट कहाँ लाई करता है, उसका रोल एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत अच्छी आपने एक बात की कि आजकल मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट उसको रोल समझती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं अपने पूरे डेवलपमेंट साइकिल में, पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है जिसको हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट किसी भी चीज़ का जब तक आर्किटेक्चर ही सही नहीं होगा तो हम उस चीज़ को कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते, डेवलप कर सकते। एक जब तक आप अपने डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जिस पर उनको डेवलपमेंट करनी है, तो मेरे ख्याल में वो फिर डेवलपर कुछ भी डेवलप करता रहे, आखिर में जाके वो इतनी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इस हवाले से प्रोजेक्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको आर्किटेक्चर इतना स्ट्रॉन्ग रखना है अपना कि में आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स ना हो और एक ही चीज़ को फॉलो किया जाए। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की अगर हम सिर्फ बात करें तो वो करता क्या क्या, मतलब क्या उसकी रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में। स्टार्ट ही एक तरह से हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट से कर रहे हैं अपनी किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को। बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी गैदर कर रहा होता है, कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन भी कर रहा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है, फिर उसके बिहाफ पे वो जो है बैठ के जो है एनालिसिस करता है, ऑब्जर्व करता है कि हमें इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह का आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, कितना वो फिजिबल होगा, और हमें मतलब कितना टाइम लग सकता है उसकी, अगर हम कॉस्ट से वैल्यूएशन करें तो उसके हवाले से भी उसको ये सारी चीज़ें नज़र में रखनी पड़ती हैं। प्लस फिर उसको ये भी देखना है कि हम अगर आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हम नए टूल्स को भी यूज़ कर रहे हैं या उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टूल्स की जो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो। मतलब टूल्स को भी ध्यान में रखना है, फिर उसको
डिज़ाइन लेवल पे भी काम करना है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किस तरह होना है। तो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होता, वो डेटाबेस भी है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बेसिकली उसको हर फेज, हर स्टेज पे बताना चाहिए, हर मॉड्यूल का बताना चाहिए, डेवलपमेंट का भी उसको नो हाउ, टेस्टिंग की होनी चाहिए, देन डिप्लॉयमेंट का भी उसको पता होना चाहिए, सारे आर्टिफैक्ट्स उसको पता होने चाहिए, तभी वो एक प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर आर्किटेक्ट होता है। और फिर उसको हम आगे डेवलपर्स जो डेवलप कर रहे हैं। प्लस इसमें और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट अगर उसने आर्किटेक्ट कर दिया है, देन कुछ कोड स्निप्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन वहाँ पर बता दिए जाते हैं डेवलपर्स को कि भाई हमें इस तरह से कोड करना है, इसको फॉलो करना है। कुछ एक्स्ट्रा अगर हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, वही बात है कि आईटी में प्रोजेक्ट या वेबसाइट का सामने एंड यूजर देख रहा हो उसको तो आसान लग रहा होता है कि बड़ा इजीली सब कुछ है, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस, ये सारी चीजें भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट देख रहा होता है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो एक लीड या मैनेजर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक अलग डेजिग्नेशन है, तो इसका हमें बड़ा जहन में रखना होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लीड होगा तो वही आर्किटेक्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्किटेक्ट एक अलग डेजिग्नेशन है, वो लीड नहीं भी है तो आर्किटेक्ट बन सकता है। और ओवरऑल अगर लीड भी है तो वो एक अलग चीज़ है, अलग एक बात है कि वो लीड भी कर रहा है पूरी टीम को, लेकिन आर्किटेक्ट भी लीड कर रहा होता है अपने डेवलपर्स को। तो अगर इसमें हम ये कहें कि एक एप्लीकेशन है, सो उसके जो आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी उसकी परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, क्या ये सारा काम आपके रोल में इंक्लूडेड है? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूडेड है। इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आर्किटेक्चर ही जब बन रहा होता है हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपने मेंटेन नहीं रखी, ये चीज़ अगर स्टार्ट में ही आपके कंट्रोल में नहीं रही, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं फिर ओवरऑल डेवलपमेंट में। आपको पता है आजकल तो हर जगह एजाइल डेवलपमेंट हो रही है, तो अब और ज़्यादा इसमें हमें फोकस करना पड़ता है। ये चीज़ें पहले से सारी कंट्रोल में रहें, मेंटेन रहें, स्टेबल रहें। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है अगर मतलब अगर कोई इंजीनियर है, 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है और वो आर्किटेक्चर की तरफ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहता है, या उसका आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, तो उसे क्या स्किल सेट्स सीखना, क्या स्किल्स सीखनी चाहिए, किस चीज़ की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए? यार देखें, हम लोग जैसे एज आर्किटेक्ट या जैसे मैनेजर होते हैं जो फोकस कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं एक फ्रेश डेवलपर या सीनियर इंजीनियर के अंदर कि क्या वो इस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने की तरफ जा रहा है या लीड की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्किल्स क्या होती हैं। बेसिकली आर्किटेक्ट जो होता है, अ, कोई अगर आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तो उसका इनपुट बहुत जरूरी है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि आपको एक कोड पकड़ा दिया, आपको बता दिया टास्क करना तो वो करके ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ही आर्किटेक्ट है या लीड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आप जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको उसका बिजनेस जरूर पता होना चाहिए कि ओवरऑल आप करने क्या जा रहे हो, आपका जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसका बिजनेस क्या है। हाँ, आजकल डेवलपर्स का सबसे मेन इशू में होता है कि वो उनको काम देते हैं, स्टार्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले से थोड़ा सा टाइम ले लो स्टार्ट में, लेकिन आप पहले बिजनेस समझो चीज का, उसके ओवरऑल फ्लो समझो कि प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, देन आप अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपको बिजनेस जरूर पता होना चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ये वाली स्किल्स होनी चाहिए। प्लस आप अगर कोई डेडलाइन दे रहे हो अपने टास्क की, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई डेडलाइन दे रहे हो तो आप ऐसी डेडलाइन दो कि आपको पता हो कि हम उस डेडलाइन को मीट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर बहुत डिले हो रहा है या बिल्कुल ही मीट नहीं हो रही डेडलाइंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेडलाइन जरूर meet होनी चाहिए। प्लस जब भी कोई डेवलपर है या इंजीनियर है,
अगर वो फ्री बैठा है किस टाइम में, तो वो अपनी प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्ट करे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्ट करे, सिंपल एप्लीकेशन उठा ले, आर्किटेक्ट करके देखे कि उसमें किस तरह से आर्किटेक्चर बनता है, किस तरह से हम रिपोजिटरीज बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, डेटाबेस के डिजाइन बनाए, स्मॉल डिजाइन बनाए लेकिन बनाए, ताकि उसको पता चले कि हम किस तरह से आर्किटेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। फिर टूल्स, मैंने पहले भी कहा कि टूल्स से बहुत अवेयर रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे टूल्स हैं जो मतलब रिसेंटली आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, जिनका अभी हमें पता नहीं है। प्लस हमारे जो आईटी की फील्ड है, जब बंदा डेवलपमेंट कर रहा होता है तो बेसिकली उसमें वर्जन्स आते रहते हैं, जैसे फ्रेमवर्क के वर्जन्स आ रहे हैं, डॉट नेट कोर के वर्जन्स आ रहे हैं, तो ये टेक्निकल है, लेकिन इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें टेक्नोलॉजीज के साथ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यूनिट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आप अगर डेवलपर हो या इंजीनियर हो, तो आप अपने कोड की यूनिट टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, ताकि आपके डेवलपमेंट क्वालिटीज़ बढ़े, ना कि क्वांटिटी बढ़े। आपको क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओवरऑल क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ, पहले आपको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जिनको हम देख रहे होते हैं एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। जब कोई बंदा ग्रो कर रहा है, ग्रो करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लीड्स के साथ इंटरेक्शन रखें। ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं पता। लीड से इंटरेक्ट करते रहें हर चीज़ में, अगर कहीं फंस रहे हैं पूछ लें, कोशिश ज़रूर करें अपनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगा दें तो ये भी एक नेगेटिव उसमें आता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा। राइट। उस्मान, कोई ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं या कोई ऐसी और रिसोर्सेज है, पेड सर्टिफिकेशंस या पेड कोर्सेज या फ्री कोर्सेज जो आप रेकमेंड करेंगे कि अगर कोई सीखना चाहे तो वहां से स्टार्ट ले सकता है? देखिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के हवाले से अगर सर्टिफिकेशन पूछें तो हम डायरेक्ट आर्किटेक्ट के लिए सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। बेसिकली आपको आर्टी आर्किटेक्ट बनने के लिए सर्टिफिकेशन से ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप ट्रेनिंग लें टूल्स के ऊपर, जो है डिज़ाइंस के ऊपर, जो है जिसको कहते हैं इनके ऊपर ट्रेनिंग लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग लें। और टूल्स की बात की तो मैंने उसमें सबसे मेजर टूल जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं डेवऑप्स, डेवऑप्स के ऊपर बहुत ट्रेनिंग लें। सर्टिफिकेशंस तो आप माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, फिर आप वो पेड है, उसमें आप जा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल्स से स्टार्ट होती हैं। जो आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती है। उनके भी स्टेजेस हैं हर सर्टिफिकेशन के, तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आर्किटेक्ट के हवाले से स्पेसिफिक पूछें तो फिर सर्टिफिकेशन ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग होती है, और अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के सही लिए। है। सो आपके ख्याल से सेल्फ लर्निंग और वर्किंग विद अ मेंटोर या लीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्कुल, गेटिंग अ सर्टिफिकेशन? ठीक है। बिलीव होना चाहिए कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोच लिया कर लेंगे, बिलीव ज़रूर रखें। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई फ्रेश इंजीनियर है तो उसके लिए लाइकली कितना टाइम लगता है फॉर द फ्रेश इंजीनियर टू रीच टू अ पोजीशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट? जनरली कुछ तो बहुत कुछ लोग बहुत क्विकली मूव करते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है? और क्या लाइकली करियर पाथ होता है, क्या लाइकली प्रोग्रेशन होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आर्किटेक्ट की पोजीशन तक जाने तक? अच्छा, देखिए इस अगर हम जनरली बात करें तो जैसे मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 years लगे हैं आर्किटेक्ट बनने के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारे पाथ्स जो हैं वो आए मेरे लिए। जैसे उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हुआ, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, देन असिस्टेंट लीड बना, फिर लीड बना, फिर सीनियर लीड बना, अब मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की पोजीशन पे हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 4.5 years लगे इस चीज़ को अचीव करने के लिए।
तो जनरली ऑलमोस्ट इतना ही टाइम एक लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करता है ऑर्गेनाइजेशंस पे कि उनकी हायरार्की क्या है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैंने पहले भी यहाँ पे बता दी कि लीड जरूरी नहीं है कि आर्किटेक्ट जो लीड भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप सीनियर इंजीनियर के बाद आपके अंदर ऐसी स्किल्स हम देख रहे हैं या ऐसी कोई कैपेबिलिटीज देख रहे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई आप असिस्टेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तरफ चले जाओ, देन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तरफ मूव होंगे। तो ये वाली चीज़ भी इसमें मैटर करती है। बाकी पाथ जो एक यूजुअली पाथ जो होता है वो यही है कि इंजीनियर है, फिर सीनियर इंजीनियर है, देन लीड है, सीनियर लीड है, और फिर हम आर्किटेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की और आपकी ग्रोथ, कि आप अपने आप की सेल्फ ग्रोथ किस तरह से कर रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं भी बन पाते आर्किटेक्ट क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होती। बहुत सारे लोग जल्दी बन जाते हैं। राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या हैं एज एन आर्किटेक्ट, व्हाट आर द काइंड ऑफ वर्क, what are the kind of tasks that you do every day, so that people who are listening would know कि क्या constitute करता है आपकी responsibilities में, तो आपको बताएंगे प्लीज। बहुत बिजी डे टू डे वो होती है हमारी रूटीन बेसिकली आर्किटेक्ट की। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें देखनी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरेक्शन। अब वो क्लाइंट से भी हो सकता है, कस्टमर से भी हो सकता है, आपकी डेवलपमेंट टीम से भी हो सकता है, प्लस आप जहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हो उनकी डेवलपमेंट की। जिस तरह अगर हम टास्क की बात करें तो आप पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट को जब टास्क के अंदर तोड़ रहे होते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है डेली बेसिस पे कि कौन से टास्क कौन से रिसोर्स कंप्लीट कर रही है, अगर डेडलाइंस दी हैं तो वो मीट हुई या नहीं। फिर अगर आप लीड हो तो लाज़मी बात है आपके रिसोर्स आपके पास आएंगी। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछती हैं आके, कुछ प्रॉब्लम्स अगर इश्यूज आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व करवा रहे होते हैं वो लोग। तो इसमें भी ये भी एक प्रैक्टिस है डे टू डे। देन इंटरेक्शन पे डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। अब डिप्लॉयमेंट डेली तो नहीं होती नॉर्मली, लेकिन जब भी डिप्लॉयमेंट हो रही है तो होती है, एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। प्लस न्यू टेक्नोलॉजीज, उसके लिए रिसर्च करते रहना पड़ता है, फिर टूल्स के बारे में रिसर्च करते रहना पड़ता है। कुछ नई इंटीग्रेशन आ रही हैं तो उसको देखना पड़ता है कि वो हम फर्दर हम किस तरह से कर सकते हैं, और आगे जाके हमारे लिए किस तरह से ये कंट्रोल होगी और इंटीग्रेशन कर सकते हैं चीज़ों की। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये है ओवरऑल। बाकी क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ भी हम लोग चीज़ें देख रहे होते हैं कि ओवरऑल क्या क्वालिटी क्या है। टेस्टिंग वाली चीज़ें भी देख रहे होते हैं, उसके भी पूरे मॉड्यूल्स बना रहे होते हैं। तो ओवरऑल पूरी टीम से इंटरेक्शन चल रहा होता है, और फिर प्लस अगर कोई क्लाइंट है कस्टमर है तो उससे भी इंटरेक्शन हो राइट। अच्छा, इसमें किसी टेक स्टैक की एक्सपर्टीज जरूरी है? अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक टेक स्टैक में आपकी एक्सपर्टीज होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे खास नहीं है कि किसी एक चीज़ में आपकी कोई एक्सपर्टीज हो। आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जनरली बन सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ जी, रही। मुझे ये बताइएगा कि हम बहुत सारे जब हम बात कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी की, तो हम सुन रहे होते हैं कि जी एक चीज़ है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, एक है कंटिन्यूस डिलीवरी, एक है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, फिर हम सुन रहे होते हैं डेवऑप्स, और इस तरह की बहुत सारी टर्म्स दैट आर बीइंग थ्रोन अराउंड। तो एक आर्किटेक्ट के लेंस से आप कैसे डिफाइन करेंगे इनको, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर? हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो हम डेवॉप्स की बात कर लें। हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल का नाम दिया डेवॉप्स। सबसे पहले तो हमें आज के यही पता है कि डेवॉप्स आया है किस लिए, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं डेवॉप्स को।
बेसिकली हमारे लिए एज अ आर्किटेक्ट या एज अ मैनेजर बहुत आसान कर दिया डेवॉप्स ने हमारे लिए चीज़ों को। बेसिकली डेवॉप्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट दे दिया जाए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जहाँ पर क्लाइंट या कस्टमर और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एक ही जगह पर रहते हुए अपनी चीज़ें रिलीज शेयर कर रही हो, टास्क शेयर कर रही हो, हर चीज़ वहाँ पर शेयर हो। उस पे से आपके कस्टमर भी आपके साथ लिंक्ड होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको आपके डेली का स्टेटस जा रहा होता है, आप जो टास्क वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हो। इसीलिए हम बहुत जोर देते हैं डेवऑप्स पे अपने टास्क मेंटेन करने पे, ताकि आप जो भी टास्क मेंटेन करोगे वही स्टेटस कस्टमर या क्लाइंट के पास भी जा रहा होगा। नॉर्मली जैसे इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो क्लाइंट या कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट नहीं होता, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स के होते हैं या कस्टमर्स के होते हैं तो फिर हम उनको इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर राइट्स देते हैं कि वो देखें। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो उधर ही फीडबैक भी दे देते हैं टास्क के ऊपर, यार इस टास्क में ये भी ऐड कर लें, या उधर ही फीडबैक दे रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस डेवऑप्स में हम लोग रिपोजिटरीज अपनी मेंटेन कर रहे होते हैं, बोर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, बोर्ड्स वही जिसको हमने कहा टास्क स्प्रिंट वाइज। इसके अलावा हम बिल्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, हम पाइपलाइंस क्रिएट कर रहे होते हैं, पाइपलाइंस को बिल्ड्स और डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर एक हमें बेकी का उन्होंने पूरा सेक्शन दिया होता है जहाँ पर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं सारी। तो अगर डेवऑप्स को देखें तो एक पूरा एक इतनी बड़ा एक टूल है जिस पे हम बात करते रहें तो वो खत्म ही नहीं होगा। तो डेवऑप्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल। हम लोग यही अपने जूनियर्स को, जो नए इंजीनियर्स आते हैं या फ्रेश होते हैं, उनको ये ज़रूर कहते हैं कि डेवऑप्स को इम्पोर्टेंस दें लाजमी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इसको इम्पोर्टेंस दें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान कर दिया उसने हमारी मैनेजमेंट। बाकी आपने जो बात की कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट और डिलीवरी की, डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी की, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस है एक जैसे इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ये होती है कि जितने भी डेवलपर्स हैं आपके प्रोजेक्ट के, वो सारे एक ही प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे होते हैं तो अपने अपने काम कर रहे हैं, ये अपने अपने एरियाज में काम कर रहे होते हैं। तो एक ये प्रैक्टिस होती है, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस होती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कि आप डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स अपने कोड को एक दूसरे के साथ मर्ज करें और एक ही सिंगल ब्रांच के अंदर मर्ज करें ताकि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस। तो ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब कि आप अपनी सारी चीजें इंटीग्रेट करें एक सिंगल ब्रांच में, डे में मल्टीपल टाइम्स करें या एटलीस्ट डे में एक दफा जरूर करें। इसी तरह अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं, कंटिन्यूस डिलीवरी की, तो इसमें यह है कि आप जितने भी टेस्ट बना रहे हैं, रिलीजेस बना रहे हैं, मतलब ये बेसिकली ये होता है कि एक ऐसी साइकिल क्रिएट कर दें जिसमें आप एक ऐसे फेज पे लाके अपने प्रोजेक्ट को खड़ा करते हैं, वो 100% भले से कंप्लीट तो नहीं कहेंगे लेकिन वो डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। तो ये कंटिन्यूस डिलीवरी होती है जिसमें आप डिप्लॉयमेंट बना के रख रहे होते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को इस स्टेज पे ला के छोड़ रहे होते हैं डेली बेसिस पे कि वो डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है चीज़। ना कि आप जब वो एक प्रेशर आया तो फिर बैठे हैं डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं चीज़ों को। तो उससे बचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने लाया गया था कंटिन्यूस डिलीवरी तरह से। देन लास्ट में कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमें वर्ड से पता चल रहा है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट मतलब हम अपने डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आप साथ साथ उसकी डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं ताकि वो चीज़ जो है वहाँ पर लाइव भी होती जाए। Right. Acha, just for clarification, when Usman was talking about DevOps, he was talking about Azure DevOps, जो Microsoft का tool है, and not about the philosophy. Because अभी लोगों ने शोर करना शुरू कर देना है कि philosophy के अंदर task का मैनेज होता है, क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन जरूरी थी। अच्छा, हमारे पास काफी सारे लोग जो है, जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उस्मान। एक सवाल जो है वो मिसबा हाशिम ने किया है
कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का एक एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट करने में क्या हाथ होता है? मतलब हाउ एन आर्किटेक्ट मेक श्योर कि जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर है, उसमें क्या रोल होता है? लास्ट में आपकी आवाज कट गई थोड़ी सी। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी जहाँ कि तक उनका क्वेश्चन ये था कि एक एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट करने में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है? अच्छा, अब मुझे पता है सिक्योरिटी की बात कर रही हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर उनकी बात करें तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का ही काम होता है। जब वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कर रहा है तो उसको इन सिक्योरिटीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम बहुत सारी सिक्योरिटीज में आप JW टोकन होता है, उसमें को ऑथ सिक्योरिटी होती है, एज़्योर की अपनी एक सिक्योरिटी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आर्किटेक्ट का ही काम होता है। जब वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कर रहा है तो उसको ये सिक्योरिटी मेंटेन रखनी पड़ती है और इंटीग्रेट करनी पड़ती है। जिस भी सिक्योरिटी पे जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। कभी कभी क्लाइंट खुद बता देता है कि हमें ये सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है, ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करनी है, और कभी कभी आर्किटेक्ट खुद रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालाइज करता है कि वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में किस तरह की सिक्योरिटी की नीड है। तो ये आर्किटेक्ट ही डिफाइन कर रहा होता है प्रोजेक्ट के अंदर, जब वो आर्किटेक्ट कर रहा होता है। राइट। आई होप मिसबा आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बस लास्ट मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो एस्पायर करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बने? क्या ऐसी एडवाइस है जो आपको मिली जिसने आपको आपके लिए बेनिफिशियल थी, या क्या क्या ऐसी एडवाइस है जो आपको नहीं मिली और आप चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को दें ताकि वो जो है वो अपने करियर पाथ को इजी कर लें और इम्प्रूव कर लें? अच्छा, बेसिकली एडवाइसेस तो बहुत सारी मिलती रहती हैं हमें डेली बेसिस में, और अभी तक मिलती हैं एडवाइसेस। तो इसमें यह है कि जो मुझे स्टार्ट में जिस तरह मुश्किलात आई, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में किया एज अ फ्रेश इंजीनियर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लीड जो हमारा होता है उसके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हो कि आप बिल्कुल नए गए और आप सब कर लोगे खुद से, तो आप गलत समझ रहे हो। क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, आपको चीज़ों का नहीं पता, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट का नहीं पता, उनके जो policies चल रही है, जो उनके फ्लोस चल रहे हैं, जो डिजाइन चल रहे हैं, उनका नहीं पता होगा। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है स्टार्ट से आप इंटरेक्शन रखो अपने लीड्स के साथ। फिर बिलीव जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इस फील्ड में आए हो। बेसिकली आईटी ये फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको आउटकम पता होता है। तो इसमें इंटरेस्ट बहुत है, इंटरेस्ट लेवल बहुत है। तो जब भी आप काम कर रहे हो तो बिलीव जरूर रखो कि मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिलीव ही नहीं है कि आप कर लोगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो। कुछ चीज अगर करने जा रहे हो तो कंफ्यूजन है कि पता नहीं मैं कर भी लूंगा कि नहीं। तो बिलीव जरूर होना चाहिए। फिर वही वाली बात, खुद से जरूर अपने आप को ग्रो करें। सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें कि आपको जो टास्क दे दिया है बस उसी पे आपने फोकस किया। डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें खुद क्रिएट करें, क्रिएटिविटी लेके आए अपने अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप एज अ फ्रेश अगर गए हो, खुद से इम्प्लीमेंट ना कर दो प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन इनपुट जरूर दो अपने लीडर्स को या मैनेजर्स को कि सर इसको इस तरह से हम कर लें तो बेहतर हो जाएगी चीज़। यही चीज़ें आगे जाके हम देख रहे होते हैं। अब जब हम देखते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स वगैरह को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए कि हम देखें उनको कि उनका इनपुट क्या है, उनका इंटरेस्ट कितना है, वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं चीज़ों की। ऐसा तो नहीं है कि बस उनको जो सुबह दिया काम रात में दे के चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अलावा
तो यही है कि बस अपने ऊपर आप रखें बिलीव और इनपुट जरूर देते रहें चीज़ों में, अपने आप को एक्सपोज करें कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती हैं या मैं करना चाहता हूँ, लर्निंग करते रहें, रिसर्च करते रहें टूल्स के हवाले से। बार बार मैं टूल्स और इस पर ज़रूर फोकस कर रहा हूँ कि टूल्स से ज़रूर रिसर्च करते रहें, अपग्रेड रखें अपने आप को, क्योंकि हमारी फील्ड भी ऐसी है इसमें अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता नए टूल्स क्या आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या वर्क करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है आगे। और स्टार्ट से अपना एक फोकस रखें। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कुछ ओपन सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की तरफ जा रहे होते हैं एक साथ साथ। तो ऐसा नहीं है, आप पहले एक चीज़ पे फोकस रखें। और मैं डॉट नेट की तरफ था तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि उसी की तरफ अपना फोकस रखें, क्योंकि आगे जाके आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें आप काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक ना हो, लेकिन स्टार्ट में अपना फोकस एक जगह। राइट। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से कोर्सेज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री में जिन पे ज़रा उनको फोकस रखना चाहिए अगर वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इस तरफ जाना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है जब कर रहे होते हैं अपनी ग्रेजुएशन या हम किसी इंस्टीट्यूट से भी कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे होते हैं, हम कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं पता नहीं है आगे होगा भी कि नहीं होगा, जैसे डाटा स्ट्रक्चर, हम इनको बहुत इजी लेते हैं, हम इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आगे जाके आपको बहुत पता चलता है कि इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और खासतौर पर जब लीड बनते हो या आर्किटेक्ट की तरफ आते हो तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे डाटा स्ट्रक्चर की चीज़ें हो गई, एल्गोरिथम्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। और अच्छा, फिजिक्स वगैरह तो भी लोग कहते हैं कि पता नहीं ये आगे जाके कहीं यूज़ होती हैं, लेकिन ये यूज़ होती हैं चीज़ें। आप आगे आएंगे इस लेवल पे तो फिर आपको इसका ज़रूर इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल इग्नोर करते हैं चीज़ों को। अच्छा, बुक्स वगैरह का तो वो मेरे हाथ में लोगों ने पढ़ना छोड़ दिए हैं बुक्स। और हमारी फील्ड भी ऐसी है तो इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकें, बहुत सारी साइट्स हैं, प्लूरल साइट बहुत ज़बरदस्त एक साइट है जिससे आप हर तरह का कोर्स कर सकते हैं आईटी से रिलेटेड। और बहुत आसानी से आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है, उस पर जाएँ, उस पर हर तरह के कोर्स पढ़े हुए, बिल्कुल बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक और फिर आगे ऊपर अपर लेवल तक हर तरह के कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो कोर्सेज जितने भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में अपने या डिप्लोमा में जहाँ पर भी, तो उसमें उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, क्योंकि ये काम आती है, ऐसे ही नहीं बढ़ा रहे। राइट, राइट। अच्छा, इसका मतलब मैं ये कंक्लूड करूंगी कि देयर इज नो लाइक अ वेरी स्ट्रेट पाथ कि आपने 2-3 साल ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया और एक डिग्री कर ली या सर्टिफिकेशन कर ली तो आप आर्किटेक्ट बन जाएंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड सेल्फ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर स्किल्स। और फिर आपको ऑफ कोर्स अच्छे मेंटर्स, अच्छे मैनेजर्स, अच्छे लीड्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। अच्छा। बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। और आपको भी पता होगा हमारी तो आईटी की फील्ड ऐसी है, इसमें मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये भी जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो बंदा। बिल्कुल। आपको पता होगा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत सारे लड़कों को और लड़कियों को ऐसे भी रखे होते हैं जो इंस्टीट्यूट से आते हैं या डिप्लोमा करके आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्किल्स इतनी जबरदस्त होती हैं कि वो हमें पता चल रहा होता है कि हाँ ये इस पोजीशन पे जबरदस्त फिट रहेगा, तो हम उनको भी हायर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये दिमाग निकाल दें कि हम बस ग्रेजुएशन कर लेंगे, डिग्री ले लेंगे तो बस फिर सब कुछ हमारी फील्ड ऐसी है आईटी की खासतौर पे, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आप स्किल बेस्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो मैं कोडिंग बूट कैंप चलाती हूँ कोड गर्ल्स के नाम से, तो हम देखते हैं कि वहाँ मैट्रिक इंटर की भी बच्चियाँ होती हैं, हम उनको 8 महीने ट्रेनिंग देते हैं और वो फ्रेश इंजीनियर्स के साथ compete कर रही होती हैं। तो सारी एग्जैक्टली सारी ऐसी नहीं होती, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बहुत आउटस्टैंडिंग केसेस निकल आते हैं जहाँ हमें नजर आता है कि ये जो लड़की है इसका टैलेंट लाए करता था आईटी के अंदर और वो आपको नजर आता है।
और फिर ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी उस तरह की रेगुलेटरी फील्ड नहीं है कि आप सर्जन बनने के लिए आपको सर्जरी पढ़नी पड़ेगी, तो हमें जो है वो वी कैन इजीली लर्न दो स्किल्स। और अब आप ये देखेंगे रिपीटेडली कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सेल्फ लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, और स्पेशली जब से ये कोविड-19 का एग्जैक्टली। सीन आया है। सो पीपल मैं रोज़ाना देख रही होती हूँ लिंक्डइन पे और ट्विटर पे, फेसबुक पे कि लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और चीज़ें लर्न कर रहे हैं और मेंटरिंग सेशन कर रहे हैं। और हमने भी ये जो वेबिनार की सीरीज शुरू की वो इसीलिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिनकी जिनकी एडवाइस से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम वैसे ट्रेनिंग नहीं करा सकते, वैसे लोगों को नहीं बुला सकते, तो लेकिन हम कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम जो है वो ये नॉलेज थोड़ी सी पब्लिक रखें ताकि लोग उससे जो है वो सीखें। अम, ठीक है। बिल्कुल, मेरे आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत अच्छी बात की कि कोविड-19 में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है, और बहुत सारे लोगों को मैंने भी ये देखा है कि वो छोटी-छोटी सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो है वर्क फ्रॉम होम में एक आईटी की फील्ड ऐसी है जो रेगुलरली काम कर रहे हैं। उसपे मतलब कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ा जो दूसरी इंडस्ट्रीज या दूसरी फील्ड्स में पड़ा है लोगों को। तो मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, छोटी-छोटी, और वेब डिज़ाइनिंग है जैसे, या फोटोशॉप वगैरह की चीज़ें लर्न कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जैसे हमसे भी पूछते रहते हैं कि हमें कुछ ट्रेनिंग सेशंस लगते हैं इस हवाले से, तो इससे भी देखें आगे काम हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ से पता चलता है कि आईटी की फील्ड कितनी वास्ट है, कितनी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उस्मान, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें या एंडिंग करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। तो यही है कि जो मैंने पहले कहा कि सेल्फ लर्निंग पे फोकस रखें, ग्रो करें अपने आप को, और ऐसा ना समझें कि बस आप अगर फ्रेश आए तो आपको सब आता है। ऐसा नहीं, आप आए, सीखें, चीज़ों को लर्न करें, फोकस रखें, बिलीव रखें, और नई टेक्नोलॉजीज टूल्स से अवेयर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक जगह पर फोकस रखें। और बस ये ओवरऑल हमने शायद काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं पहले तो। Right. Thank you so much Usman. Thank you for your time. I know you are still at थैंक office. यू। I can see that. हाँ, Thank you so much for your जी, time. And hopefully हम future में एक बार फिर आपको invite करेंगे and we'll talk about some of the tools that you have been working with बिल्कुल, and बिल्कुल, बिल्कुल। learn about those things. Thank you so much. हम्म, देखो बहुत सारे टूल्स हैं, इस पर तो हम एक पूरा सेशन कर सकते हैं। इतने टूल्स हैं हमारे पास, और अभी भी आ रहे हैं बहुत सारे टूल्स, तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। Okay. Good night. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच।